modified distribution, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आर, इसको हम यूवी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो यूवी की फॉर्म के अंदर हम लेंगे जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हमारे पास है क्या और इसके नाम क्या क्या हैं। द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड is also known as MODI method or UV method, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोवाइड्स मिनिमम कॉस्ट, प्रोवाइड मिनिमम कॉस्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट सॉल्यूशन होता है टू दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो हमारे पास मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, उसको हम मोडी मेथड भी कहते हैं, ये यूवी मेथड कहते हैं, जो कि हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट, जैसे हम आपने देखा होगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर हम टोटल कॉस्ट निकालते थे, तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कॉस्ट की, तो यहाँ पे भी हम मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। दिस मेथड ऑफ चेकिंग दी दिस मेथड ऑफ checking the optimality of the initial basic solution, ये जो हमारे पास हमने पहले किए थे इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, बेसिकली फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर, ये उसमें ऑप्टिमल को चेक कर रहा होता है। तो ये हम ऑप्टिमलिटी के लिए भी चेक करते हैं कि ये जो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, जो हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन की ही हम बेसिकली फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर देखते हुए ऑप्टिमल उसको चेक करें, तो कि क्या वो सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। जैसा कि आप अगर बात करें इस मेथड में, तो इस मेथड में सबसे पहले हम उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए हमने 3 मेथड ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास NWC मेथड था, जिसमें हमारे पास LCM मेथड था, और हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इन क्वेश्चन को जब हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसके ऊपर कोई एक मेथड लगाना होगा। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, वैसे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के ऊपर ज़्यादातर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया जाता है। यानी इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल को हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। इसमें हमारे पास A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, डिमांड गिवन है, यहाँ पे 1 2 3 और सप्लाई गिवन है। यहाँ पे वैल्यू है 5 4 3 8 4 3 और है 9 7 5। यहाँ पे हमारे पास है 300 200 200 300 300 100। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय यूजिंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करना है
बाय यूजिंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसकी ये हमारे पास इस तरह से एग्जांपल होंगी। तो देखिए आप, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास जो एग्जांपल होती हैं वो इसी टाइप में गिवन होती हैं। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर क्या करना होगा, हमारे पास जो भी एग्जांपल इस तरह की होंगी इसके ऊपर हमें मेथड लगाना पड़ेगा, जो कि मेथड हमारे पास आपको पता है। जो हमारे पास मेथड हमने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए किए थे, तो कोई भी एक मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पे वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी लगा सकते हैं, हम इस पे लीस्ट कॉस्ट मेथड भी लगा सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, वैसे ज़्यादातर हम वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इस पे वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाएंगे। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाने के बाद लाजमी नहीं है कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही लगाएं, कोई भी मेथड हम जैसे फिजिबल बेसिक सोल्यूशन के लिए, वो बेसिकली हमारे पास जो एलोकेशन होती है उसके लिए हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को एलोकेट कर देंगे उसके बाद हम फिर इस पर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएंगे। तो जो स्टेप्स होंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास ये किस तरह से किया जाएगा। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए, जिसको फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड थे। उसके बाद हमने इस पे ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखा था और उसकी एग्जांपल। आज हम उसका सलूशन देखते हैं कि हमारे पास मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की जितनी भी क्वेश्चन है एग्जांपल, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, उसका हम आज मेथड देखते हैं। हमारे पास है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम यूवी मेथड भी कहते हैं कि यूवी मेथड है हमारे पास। तो यूवी मेथड को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका मेथड हमारे पास क्या है या इसकी एग्जांपल हमारे पास है हमारे पास फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन find initial basic feasible solution by Vogel approximation method Vogel approximation method। एक तो हमने इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमने ये देखा है कि हमारे पास जब भी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर ही हम ऑप्टिमल की तरफ चलेंगे। तो उसके बाद एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय यूवी मेथड ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी गई हो, तो सबसे पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बाद हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यूवी मेथड हमने इससे पहले किया था स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो याद रखने बच्चों कि यूवी जो मेथड है वो जल्दी यानी अच्छा मेथड है, जल्दी हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट की तरफ चलता है, यानी ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होते हैं इसमें जल्दी आपके पास फाइंड हो जाते हैं यूवी मेथड से, यानी उससे बेटर है। अगर आप कहें कि स्टेपिंग स्टोन मेथड और दोनों को कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन में यूवी मेथड ज़्यादा बेस्ट है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, इसकी जनरल एग्जांपल लेते हैं कि इससे बाकी क्वेश्चन भी आपके इजीली सॉल्व हो जाएं। इसमें हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह से है। इसमें हमारे पास D1, D2, D3, D4 तक गिवन है। D1 गिवन है, D2 गिवन है, D3 गिवन है, D4 गिवन है और साथ सप्लाई गिवन है। यहाँ पे हमारे पास कॉलम वाइज हमारे पास P1, P2, P3 गिवन है, P1, P2,
P3, साथ हमारे पास डिमांड गिवन है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 19, 30, 50, 10, 7, 70, 30, 40, 60, 5, 40, 8, 70, 20, 18, यहाँ पे हमारे पास 14, 7, 8, 5। तो पहले चेक कर लेते हैं ये प्रॉब्लम हमारे पास बैलेंस या अनबैलेंस है। तो इनका टोटल कर लें, हमारे पास ये होगा 12, 30, ये 30 बनता है, और यहाँ से अगर हम टोटल करें 15, 20, 30, 34 बनता है। यहाँ से इसका सम 34 बनता है, और यहाँ से हमारे पास है 15, 12, 13, 34 यहाँ से बन रहा है 30, ये फिर 5 ये 9 कर दें, क्योंकि हम बैलेंस का क्वेश्चन करते हैं ना बैलेंस में। अब ये दोनों हमारे पास 34 है, तो ये हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम है। ये 9 कर लें, यहाँ पे 9 कर लें, ये हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो हमने इनिशियल बेसिक सोल्यूशन निकालना है, उसके बाद हम ऑप्टिमल सोल्यूशन पे चलेंगे। तो याद रखने कि हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन तब भी आएगा जब हमारे पास इनिशियल बेसिक सोल्यूशन होगा। अब इसको देखते हुए हम सबसे पहले वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड इस पर अप्लाई करते हैं। इसी एग्जांपल के ऊपर हम वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाते हैं, तो हमारा रिजल्ट देखते हैं। वोगल अप्रॉक्सीमेशन में आपको याद होगा कि हम रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ की तरह चलते थे। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टी के साथ करेंगे। सबसे पहले इसको हम वैल्यूज़ दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास D1 है, D2 है, D3, D4 और सप्लाई। यहाँ पे P1, P2, P3, डिमांड 19, 30, 50, 10, 7, 9, 60, 40, 30, 70, 40, 8, 70, 20, 18, 5, 8, 7, 40, 34। ये बैलेंस प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसमें रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टी की तरफ चलते हैं कि हमारे पास रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टी किस तरह से बनाते थे हम रो पेनल्टीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम पेनल्टीज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले रो पेनल्टीज़ के अंदर हम चेक करते थे कि हमारी दो वैल्यूज़ जो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ होंगी उनको हम लेते थे। सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यूज़ में से देखते हैं रो वाइज में। तो हमारे पास 19 और 10 है। 19 और 10 का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह इसमें से अगर हम देखें तो 30 और 40 इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर इसमें से देखें तो 8 और 20 है, यानी वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालते थे, तो ये 12 आ गया। रो कॉलम पेनल्टीज़ के अंदर इनमें से हम मिनिमम चेक करें तो हमारे पास 40 और 19 है। 40 में से 19 जाएंगे तो 21 आ जाएगा। इनमें से अगर देखें तो मिनिमम 30 और 8 है तो 22 आ जाएगा हमारे पास। इसमें मिनिमम देखें तो हमारे पास है 40 और 50, ये 10 आ जाएगा। इनमें मिनिमम देखें तो 20 और 10 है तो ये हमारे पास 10 है। फिर इनमें से वो वैल्यूज़ देखते तो ये हाईएस्ट जो मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम को हम सर्कल कर लेते थे। मैक्सिमम हमारा क्या है, 22 यहाँ पे मैक्सिमम है। तो 22 के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। 22 के हम कॉलम में देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ में से सबसे कम वैल्यूज़ कौन सी है। तो वैल्यूज़ में से सबसे कम अगर वैल्यूज़ देखें हम 22 में 8 सबसे कम है। तो 8 का हम डिमांड और सप्लाई को देखेंगे। डिमांड और सप्लाई में तो हमारे पास मिनिमम क्या है, 8 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 18 में से 8 निकालेंगे तो 8। ये हमारा बॉक्स भी कैंसिल हो गया, ये हमने क्योंकि 8 कॉलम वाइज किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो बाकी रह गई उनमें मिनिमम देखेंगे। फिर दोबारा से अगर हम चेक करें तो ये 19 और 10 है, इसका रो पेनल्टीज़ 9 आ जाएगा। इसमें है हमारे पास 60। अब देखें 30 ख़त्म हो गया, 40 और 60 है। 40 और 60 का डिफरेंस 20 आ जाएगा।
इसमें अगर देखें 8 ख़त्म हो गया, अब हमारे पास जो मिनिमम है वो 20 और 40 है, तो इनमें हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसमें से देखें हमारे पास इसमें उसी तरह से 21 आ जाएगा डिफरेंस। ये हमारे पास ख़त्म हो गया तो स्लैश यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह से 10 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। अब आप अपनी वैल्यूज़ चेक करें तो मैक्सिमम वैल्यू जो 21 आ रही है, तो 21 के कॉलम के अंदर हम देखेंगे तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू क्या है 19 में देखेंगे सप्लाई और डिमांड आपका 5 है तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आ जाएगी 5। 7 में से 5 जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 7 कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब फिर अगेन हम करते हैं, अब आपका देखें कॉलम वाइज में ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब फिर दोबारा से देखें तो आपके पास ये 2 वैल्यूज़ रहती है, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 50 आ जाएगा। इसमें ये हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व हो गया, इसका 10 आ जाएगा, इसी का 10 आ जाएगा। अब इसमें से मैक्सिमम चेक करें तो हमारे पास 50 है। 50 के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास 20 है और 70 है, तो मिनिमम हमारे पास क्या है 20 है। तो 20 वाली वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि 20 वाली वैल्यूज़ में हमारे पास क्या है। यहाँ पे जब हमने 8 किया था यहाँ पे 10 आता है 10, क्योंकि 18 है ना, 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 है। अब देखें हमारा 50 मैक्सिमम है, 50 मैक्सिमम में हमारी वैल्यू 70 और 20 है, तो 20 हमारी मिनिमम वैल्यू, 20 के लिए यहाँ से हमारा 14 और 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा रो वाइज है, तो ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा से फिर हम रो पेनल्टीज़ की तरफ चलेंगे, तो रो पेनल्टीज़ में हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास उसी तरह से 40 है, इन दोनों में से डिफरेंस उसी तरह से हमारे पास 20 है। ये हमारे पास पूरी इसकी वैल्यू निकल आई है इस रो की, तो ये हमारे पास स्लैश है। इसमें भी पहले में भी हमारे पास स्लैश है, दूसरे में स्लैश है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 10 है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास 50 बनता है, क्योंकि 60 में से 10 जाएंगे 50 को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम है। 50 के लिए आज से आपका 10 जो मिनिमम है, 10 के लिए आज से ये 4 है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएगी कैंसिल। अब आप देखें तो आपके पास ये 1 2 3 वैल्यू 1 2 वैल्यूज़ रह गई हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को फिर एक दफ़ा रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ के अंदर देखते हैं हम। तो ये पहली वाली रो हमारे पास सॉल्व हो गया, स्लैश आ जाएगा। दूसरी का डिफरेंस निकालेंगे तो 60 में से 14 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। ये भी आपके पास सॉल्व हो गया। इसी तरह ये भी आपके पास सॉल्व हो गया, ये भी आपके पास सॉल्व हो गया। इसमें आपके पास 40 बचता है और इसमें 60 बचता है। इसमें से मैक्सिमम अगर चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 के लिए आज से आपके पास 2 पड़ा हुआ है और 9 पड़ा हुआ है, इसमें भी 60 है, क्योंकि 2 और 9 में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 7 जाएंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएगी। अब आप चेक करें आपकी एक ही वैल्यू रह जाती है। आखिर पे आप चेक कर लें, जब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं आप रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज लगा के, तो आपके पास लास्ट पे एक ही वैल्यू बचती है जिसमें सप्लाई और डिमांड सेम होता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं सप्लाई और डिमांड सारे कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ एलोकेशन आ चुकी है। अब हम अपना वही इनिशियल बेसिक वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास टोटल ऑफ एलोकेशन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे पास होती है m + n - 1। ये हर क्वेश्चन में चेक करना है, क्योंकि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 आई है। आपके पास रो कितनी है 4, कॉलम कितने हैं 3 - 1, 6 = 6 आ गया, तो ये तो हमारे पास वैलिड है। इसके बाद हम टोटल कॉस्ट की तरफ चलते हैं। टोटल कॉस्ट आपके पास क्या होगी, टोटल कॉस्ट अगर निकालें तो 5 × 90 + 2 × 10 + 7 × 40 + 2 × 60 + 8 × 8 + 10 × 20। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट का, क्या आ जाएगा 779 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 779 आ जाएगा। अब हम चलते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल में हमने बेसिकली निकालना था, हमारा यूवी मेथड अप्लाई करना था और हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है।
नेक्स्ट हम इसमें अब करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ फार्मूले होते हैं यूवी मेथड के, वो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बना के लिख देता हूँ आपके पास। सबसे पहले हमें ये पता चल गया ये हमारे पास इनिशियल बेसिक सोल्यूशन है, तो सो दी इनिशियल बेसिक सोल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इसके बाद हमारे पास ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि हम असाइन कर देंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम है उनको U1 U2 U3 U4 वैल्यूज़ को असाइन कर देंगे। ये जो हमारे पास ये जो कॉलम है इसमें हम इनको वैल्यूज़ असाइन करेंगे। इनको वैल्यूज़ इस तरह से असाइन की जाती है, ये हमारे पास U1 होगा, ये हमारे पास U2 होगा, ये हमारे पास U3 होगा। यहाँ पे हमारे पास V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा। तो नंबर 2 यही लिखने लगा हूँ। नंबर 2 हमारे पास, नंबर 1 ये है, नंबर 2 हमारे पास क्या है, असाइन U1 U2 U3 एंड V1 V2 V3 and V4 for rows and column respectively, for rows and column respectively। इसके बाद हमारे पास इसमें फार्मूला होता है, यानी हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है CIJ बेसिकली हमारा C उसी बॉक्स को कहते हैं कि CIJ यानी C11 है, इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम हमारे पास, वो इजिकल टू होगा UI प्लस VJ फॉर ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल से मुराद जिसको हमने नंबर ऑफ एलोकेशन, जिन बॉक्स को हमने एलोकेशन की होगी, ऑक्यूपाइड सेल्स, यानी जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे उनको हम देंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, ये हमारा टेबल है, तो टेबल को हम देखते हुए हमारे पास जो ऑक्यूपाइड सेल हैं, ये ऑक्यूपाइड सेल है 1 2 3 4 5 6। ऑक्यूपाइड सेल कहते हैं जिसको हमने वैल्यूज़ असाइन की होती है, जबकि अनऑक्यूपाइड सेल होते हैं जिनको वैल्यूज़ क्रॉस में होती हैं, जिनमें वैल्यूज़ नहीं होती, जिसको हम एलोकेशन भी बोलते रहे हैं। अब आप चेक करें तो आपके पास जो ऑक्यूपाइड सेल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला 1 1 है, यानी पहली रो पहला कॉलम में है, तो इसको फिर हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम इस तरह से फिर लिखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो है 1 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा C11 इजिकल टू U1 प्लस V1। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे IJ से मुराद हम ऑक्यूपाइड सेल को देखेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्यूपाइड पहली रो चौथा कॉलम, यहाँ से भी दे सकते हैं, ये 1 ये 4, तो पहली रो चौथा कॉलम यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4, तो इसका मतलब U1 है, जबकि V आपका क्या है 4 है। इसी तरह आप नेक्स्ट रो पे चले जाएं, P2 और 3 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में आपके पास है। सेकंड रो क्या है C2 और थर्ड कॉलम है, तो इसको आप लिखेंगे U2 प्लस V3। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि पहले वाला U को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला V को। इसी तरह आपके पास ऑक्यूपाइड सेल यहाँ पे ये है 60, इसमें 2 है, तो ये हमारे पास सेकंड रो है, फोर्थ कॉलम है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी उसको हम U और V की फॉर्म में लिखते होते हैं। इस तरह नेक्स्ट आपके पास थर्ड और 2 है, C3 2 है, तो मतलब U3 है, V2 है, और लास्ट आपके पास है 3 4, C3 4 U3 है और V4 है। तो इसी तरह से हम हमारे पास जो जितने भी ऑक्यूपाइड सेल होंगे उनको इस तरह से इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। जब ये हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि इनमें हमारे पास, तो हम यहाँ पे फिर ये करेंगे बच्चों कि इसमें जब हम ये वैल्यूज़ असाइन कर लेंगे ऑक्यूपाइड सेल को, इस तरह से इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे।
तो इनकी वैल्यूज इस तरह से निकलेगी, आप किसी भी U2 U1 या V1 V2 V3 V4 इनमें से किसी की वैल्यू को खुद से सपोज कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेता हूँ, कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं V4 देख रहा हूँ कि यहाँ पे दो तीन दफ़ा आए हुए हैं, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि V4 = 0 है। तो अब आप चेक करें कि आपका V4 कहाँ कहाँ पे है। अगर मैं देखूँ तो V4 मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो V4 को मैंने खुद से सपोज कर लिया 0। आप कोई भी वैल्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम 0 सपोज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं V4 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास U1 किसके इक्वल आ जाएगा, C14 के। देखें ना, V4 यहाँ पे 0 हमने सपोज किया है, तो U1 क्या आ गया, C14। अब ये C14 बेसिकली है क्या, तो दिस इम्प्लाइज U1 हमारे पास C14 पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो चौथे कॉलम के अंदर अगर हम वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास 10 है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाली वैल्यूज़ हमने लेनी है, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 है, तो यहाँ पे U1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखें कि नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व करें तो क्या होगा, हमारे पास V4 यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज V4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आपका U2 किसके इक्वल आ जाएगा, C24 के। तो दिस इम्प्लाइज U2 की वैल्यू आ जाएगी, C24 को हम टेबल में देख लेते हैं। इसी तरह आप 3 4 में पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे V4 0 पुट करेंगे तो आपके पास U3 आ जाएगा C34। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास U3 आ जाएगा। अब देखें C24 को आप टेबल में देखें, C24 तो आपके पास 60 है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। इसी तरह आपका 3 और 4 को देखें आप, 3 और 4 आपका क्या है, 20 है, तो यहाँ पे आपका U3 क्या आ जाएगा, 20। तो आपके पास U1 की वैल्यू भी आ गई, U2 की वैल्यू भी आ गई, U3। तो देखा आपने कि हमने सिर्फ एक वैल्यूज़ V में से लेट की थी 0, तो हमें U1 U2 U3 मिल गया, जबकि हमारे U1 U2 U3 तीन ही थे। अब हम V1 V2 V3 V4 की वैल्यू पे जाते हैं, V1 V2 V3 को फाइंड करते हैं। तो V1 देखिए यहाँ से फाइंड हो सकता है आपके पास, ये वाले, इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास V1 किसके इक्वल होगा, C11। ये U1 प्लस का उस तरफ जा क्या हो जाएगा, माइनस का, = C11 की वैल्यू मेरे पास 19 है, पहले बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ थी 19, और U1 हमने निकाला वो U1 10 है, तो 19 - 10 9 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज V1 मेरे पास क्या आ गया, 9 आ जाएगा। इसी तरह आप V2 की बात करते हैं, V2 हमारा इसमें है, V2 यहाँ से निकालेंगे तो V2 आपके पास निकलेगा, दिस इम्प्लाइज V2 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो वो निकलेगी C32 - U3 C32 आप देखेंगे 3 और 2 में आपकी वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, माइनस U3 की वैल्यू क्या है, 20। तो 8 - 20 करेंगे तो आपके पास -12 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज V2 आपके पास क्या आ गया, -12। अब आपके पास V3 रह गए। V3 को अगर आप देखें तो V3 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, V3 की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो दिस इम्प्लाइज V3 = C23 - U2। C23 हम यहाँ से देख सकते हैं, C23 ये हमारे पास 40 है, तो 40 माइनस U2 की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो 40 - 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो V3 हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने V1 V2 V3 और V4 हमने खुद लेट किया हुआ था, तो हमारे पास ये सब की वैल्यूज़ आ गई जो हमने सपोज किया था U1 U2 U3 V1 V2 V3 और V4 को। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। कर दिया है कि हमें जब भी वैल्यूज़ निकालनी होंगी तो किसी एक वैल्यू को खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी वैल्यू इसमें से लेट कर लें एक, तो बाकी वैल्यू आप आसानी के साथ इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो हर एग्जाम्पल और क्वेश्चन के अंदर हमने यही करना है कि हम कोई भी एक वैल्यू खुद से अज्यूम कर लेंगे तो बाकी वैल्यू हमारे पास इजीली फाइंड हो जाएंगी। इसमें 3 में हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, और इसमें हमने U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट नंबर 4 के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर 4 के अंदर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करते हैं जो हमारे पास नॉन ऑक्युपाइड सेल होते हैं। अगर आप अपना टेबल देखें तो टेबल के अंदर हमारे पास ऑक्युपाइड सेल भी थे और इसमें नॉन ऑक्युपाइड सेल भी हैं। तो नंबर 4 हम नॉन ऑक्युपाइड सेल की बात करते हैं कि हमारे पास नॉन ऑक्युपाइड सेल क्या होंगे। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी टेबल को देखते हुए हम
नॉन ऑक्यूपाइड सेल की बात करते हैं। नंबर 4 में हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच नॉन ऑक्यूपाइड सेल, फॉर ईच नॉन ऑक्यूपाइड सेल, नॉन ऑक्यूपाइड सेल की बात करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। नंबर 4 के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बेसिकली डी आई जे इज इक्वल टू होता है हमारे पास सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। जैसे ऊपर आपने देखा था कि U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 के लिए फार्मूला था, इसी तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए अनऑक्यूपाइड सेल के लिए फार्मूला होगा कि डी आई जे इज इक्वल टू होगा सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। अनऑक्यूपाइड सेल देखते तो अनऑक्यूपाइड सेल में देखें पहली रो दूसरा कॉलम है हमारे पास, पहली रो दूसरा कॉलम है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम माइनस U1 प्लस V2। यानी देखें ना, पहली रो पहली 1 यानी I को करता है रिप्रेजेंट और 2 J को, तो हमने I की जगह जहाँ पे I है वहाँ पे 1 लिख दिया, जहाँ पे J है वहाँ पे 2 लिख दिया। ये इज इक्वल टू होगा अब C12 की आप वैल्यू यहाँ से चेक कर लें। C12 आपके पास क्या है 30 है, माइनस U1 की वैल्यू आपने प्रीवियस निकाली हुई है, U1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 10 प्लस V2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है -12। तो पीछे जो वैल्यूज़ U1 U2 V1 V2 जो भी वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा, माइनस प्लस, तो ये हम ऐड कर लेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 32। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास नॉन ऑक्यूपाइड है 13 D13, तो D13 में क्या आ जाएगा C13 माइनस U1 प्लस V3। C13 की वैल्यू मेरे पास क्या है 50 है, माइनस U1 की वैल्यू वही 10 है, V3 की वैल्यू हमने निकाली थी, V3 हमारे पास क्या आया था -20 आया था। V3 को अगर हम चेक करें तो 40 माइनस 60 -20 बनता है, ये माइनस कर लें, यहाँ पे ये साइन लगा लें, ये माइनस का 20 आता है। देखें ना, ये V3 हमने यहाँ पे निकाला तो -20, तो यहाँ पे -20 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 10 माइनस 20 हमारे पास -10 होता है, तो ये माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये इसका हमारे पास है D21 C21 माइनस U2 प्लस V1। C21 की वैल्यू है 70 माइनस U2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, U2 की वैल्यू हमने जो निकाली U2 हमारे पास आया था 60, V1 हमारे पास क्या आया था 9, इन दोनों को प्लस करें तो 69, 70 माइनस 69 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आएगा D22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 22 माइनस U2 प्लस V2। C22 की वैल्यू हम वहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 40 आ रही है 30, C22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 30 आ रही है, U2 की वैल्यू 60 थी, V2 हमने निकाला हुआ है, V2 हमारे पास -12 आया था, तो 60 -12 आपके पास क्या आ जाएगा, 60 में से -12 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 48, तो 30 माइनस 48 हमारे पास माइनस का 18 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल देखें तो ये हमारे पास 40 आ रहा है, नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला 40 आ रहा है, तो 40 कहाँ पे है 31 में है, तो D31, तो C31 माइनस U3 प्लस V1, तो C31 हमारे पास 40 आ रहा है, माइनस U3 की वैल्यू हम वहाँ से देख लेंगे जो हमने पीछे निकाली हुई है, वहाँ से 20 है, V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है 9 आई थी, तो 40 माइनस 29, 40 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी तरह ही लास्ट अनऑक्यूपाइड सेल 17 है, 70 हमारा है P3 और 3 पे 3 पे है, तो ये D33 हमारे पास क्या आ जाएगा D33 C33 माइनस U3 प्लस V3, तो C33 हमारे पास क्या था, C33 हमारे पास 70 था, U3 हमने निकाला हुआ है, U3 हमारे पास 20 आया था, V3 हमारे पास क्या था -20, तो 20 माइनस 20 0, 70 माइनस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए
नॉन ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकाल ली है। नॉन ऑक्यूपाइड सेल में हमारे ये C112 2122 ये हमारे पास जो हमने नॉन ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू वो वाली है, और ये U1 U2 V1 V2 V3 जो हमने प्रीवियस पेज के अंदर ये निकाले हुए थे, ये वाली वैल्यूज जो हमने निकाली हुई थी, ये सारी वैल्यूज इसमें यूज़ की हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, नॉन ऑक्यूपाइड सेल आ गए हैं। तो नंबर 1 आपने देखा कि इसमें हमने क्या पहले निकालना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। फिर उसके बाद हमने रोज और कॉलम को साइन कर देनी है वैल्यूज़, जैसे ये साइन आपने की हुई है U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4। क्योंकि यूवी मेथड है इसलिए हम इन वैल्यूज़ को देख लें आप कि यू और वी की फॉर्म में साइन करते हैं। तो नंबर 2 आपने देखा कि नंबर 2 हमने क्या लिखा था, नंबर 2 में हमने लिखा था कि हम साइन करेंगे। नंबर 3 में हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। ये चीज़ कैलकुलेट करने का मतलब है जो वैल्यूज़ आपने साइन की हैं वो ऑक्यूपाइड सेल में की हैं। आप चेक कर लें कि U1 U2 V1 V2 V3 जब आपने निकालना है तो ये सारा आपका ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यूज़ आई हैं, तो उसमें आपने निकाला है। और नंबर 4 जो अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया और ये हमने निकालनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपने आंसर को, जब ये आपने नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे है। तो आप चेक करें कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इस नेगेटिव के लिए इसको फिर दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको याद हो कि स्टेपिंग स्टोन मेथड के अंदर ये सारे रिमार्क्स के अंदर ये पॉजिटिव आने चाहिए। तो अगर पॉजिटिव आएंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास ये एक वैल्यू नेगेटिव है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम इसको किस तरह से फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।